Hey guys, welcome back to Study Buddy. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन वाला पार्ट कर चुके थे, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसका मतलब हमारा सेक्शन ए हैज़ बीन फिनिश्ड। अब हमें सेक्शन बी करना है। तो सेक्शन बी में हम करने वाले हैं सबसे पहली चीज़ एंड वन एंड दी ओनली थिंग, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट आर नंबर वन डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, यानी हमारे सॉर्ट ऑफ लाइक अमाउंट पे डिपेंड करती है इनडायरेक्टली। दूसरी बात, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। जैसे हमारा राउल्स लॉ था, वो हमारे वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल होने पे थोड़ा डिफर कर रहा था, लेकिन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर पे नहीं डिपेंड है, तो दे आर नेचर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स पे यानी थोड़ा अमाउंट पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या क्या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं? देर आर 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. Number 4, osmotic pressure. तो सबसे पहली बात कि क्यों हम पढ़ रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, क्यों? हमें ये क्या क्वेश्चन आता है? यूजुअली जो क्वेश्चन आता है वो आता है मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने का। तो हम यूजुअली मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर होंगे इस वाले क्वेश्चन से। वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। तो हमें कुछ चीज़ें दे जाएंगे। हम लोगों ने अगर मानो CH2 Cl2 एक पीछे करा भी था हमने वाला, तो ये वाला हमने कैसे डिटरमाइन किया कि हमें पता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इस तरह से हमने किया था। पर हम इस केस में एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास निकालने वाले हैं। तो हमें कुछ डेटा दिया जाएगा और उसके हिसाब से हम निकालेंगे कि क्या होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं हमारी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जो PA है हम देखा था इज लेस देन PA नॉट, प्योर लिक्विड से। और उसके बाद फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था Ka PA नॉट, ठीक है। अब तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PA बाई PA नॉट इज इक्वल्स टू Ka, ठीक है। Ka क्या था? हमने Ka को देखा था कि Ka क्या था? Ka को हम लिख सकते हैं 1 माइनस Kb, फर्स्ट वीडियो में था। अब इस 1 को हम उधर ले जाते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस PA बाई PA नॉट इज इक्वल्स टू Kb। इसको करते हैं PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल्स टू Kb। Kb को हम लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला होगा और इसको हम पूरा ओपन भी कर सकते हैं, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB। हमने खोल दिया अपने Kb को, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि देखो क्या हुआ, इनिशियल वेपर प्रेशर इनटू फाइनल वेपर प्रेशर। इनिशियल यानी प्योर लिक्विड में, फाइनल यानी सोल्यूशन में, डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो रिलेटिव लोअरिंग हो गया ना कि कितना डिक्रीज हुआ, वेयर PA नॉट इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट एंड PA इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ A इन सोल्यूशन एंड PA माइनस PA नॉट। तो यानी हम बोल रहे हैं कि ये वाला वैल्यू, it is the lowering in vapor pressure. This thing is the lowering in vapor pressure and this thing is the relative lowering in vapor pressure and Kb is the mole fraction of our solute, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का याद रखना कि यहाँ पर हमारे LHS पे जो वैल्यूज हैं वो हमारे को A की दे रखी है, हमारे सॉल्वेंट की, और यहाँ पर हमें B की दे रखी है। तो वहाँ कंफ्यूज मत कर देना, उसका Ka मत कर देना, ठीक है। तो हमने देखा कि रिलेटिव, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब एक नोट, प्यारा सा छोटा सा नोट, यहाँ पर हमारे पास अगर सोल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट है, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होगा हम मोल्स के टर्म्स में देखते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन यानी हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम होंगे, ठीक है। तो हम Na प्लस NB वाला टर्म जो यहाँ पर है उसको हम लिख सकते हैं क्या Na के इक्वल, क्योंकि B तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB को हम यहाँ पर NB की जगह हम लिख रहे हैं Na, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसे हम और खोलना चाहें तो NB को हम कैसे लिख सकते हैं? WB अपॉन MB लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसका उल्टा लिख देंगे
WA अपॉन MA, है ना। तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर सोल्यूशन हमें डाइल्यूट दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट जो है हमें करना है डेराइव एक रिलेशन बिटवीन RLVP। RLVP क्या, हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पेपर में नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में बस, एंड मोलालिटी, इन दोनों के बीच का ये रिलेशन निकालता है, मोलारिटी नहीं। तो हम निकाल रहे हैं RLVP और मोलालिटी के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले RLVP क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला ले रहे हैं हम फॉर्मूला, डाइल्यूट वाला। और दूसरा मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB, खुद करो पूरा, उसके बाद फिर चेक करो, सही करो, इंटू 1000 अपॉन WA, ठीक है। इसको मिल जाता है 2, तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या होगा, WB MB वाले टर्म्स कट जाएंगे, WA भी कट जाएगा, तो देखो क्या होगा कि PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट अपॉन M इज इक्वल्स टू, क्या बचेगा, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बस MA बचेगा और यहाँ से 1000 बचेगा, ये आ गया। तो हमारा RLVP ये हो गया RLVP, इसको हम लिख सकते हैं M इंटू MA अपॉन 1000। तो हमारा रिलेशन आ गया रिलेटिव लोअरिंग और मोलालिटी के बीच में। मोलालिटी दे दी तो हम रिलेटिव लोअरिंग निकाल सकते हैं, हमें ये निकाल सकते हैं, ये टर्म निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी एक टर्म में से हो। तो अब रिलेटिव लोअरिंग से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सो डू दीज क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चंस हैं, सो डू दीज क्वेश्चंस और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक करके रखना प्लीज़, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम, तब तक सेकेंड ये थर्ड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट्स खींच लो, ओके। तो हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। तो मान हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के नीचे हमने हीट रखी है, मतलब उसको हीट कर रहे हैं हम, और कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है A और उसके मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज हो रहे हैं, और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जिसमें जो हमारे लिक्विड है वो वेपर स्टेट में जा रहा है और जो वेपर है वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है, कंडेंस हो रहा है और फिर लिक्विड स्टेट में वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम चल रहा है, और हमारे जो वेपर है वो एक प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, हमारे सरफेस ऑफ लिक्विड पे, जिसको हम बोलते हैं हमारे सरफेस ऑफ लिक्विड पे जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और एक और बात है कि प्रेशर एक और जगह से लग रहा है, यहाँ हमारे पूरे कंटेनर के ऊपर प्रेशर लग रहा है। अब ये प्रेशर कहाँ से लग रहा है, ये है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी माना चाहो। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर at which the vapor pressure is equal to external pressure is known as the boiling point, external pressure। तो जब भी एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो पहले ये वेपर प्रेशर जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उससे ये वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाए जितना ये एक्सटर्नल प्रेशर, तो हम उस बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर गए। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा कंटेनर है, मतलब इसी कंटेनर में मैंने क्या किया, वाटर में कुछ मिक्स कर दिया, मान लेते हैं सॉल्ट मिक्स कर दिया। तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 से ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये सब इमेजिन करें, ऐसा कुछ हुआ नहीं, वाटर में मैंने सॉल्ट डाला और मानो मेरे को बॉइलिंग पॉइंट मिल गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो क्या चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो इनिशियल जो था, ये जो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया 100, तो ये कितना आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ कि कोई भी सॉल्वेंट को अगर हम मान लो उसमें सोल्यूशन बनने के बाद उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, तो पहले सिर्फ 100 था और उसके बाद क्या हो गया, फाइनल उससे बढ़ गया, तो कितना एलिवेट हुआ बॉइलिंग पॉइंट। और हर बार बात यह है कि हर बार एलिवेट होगा, कुछ भी सोल्यूशन बनाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जरा देखते हैं कि इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, लेट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू टीवी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट नॉट यानी सॉल्वेंट का, लेट, और उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ सोल्यूशन, तो उसको हमने सोल्यूशन बना दिया तो बन गया टीबी। हमने ऐसा ही सेम टू सेम प्रेशर के लिए भी यूज़ किया था, नॉट हमने प्योर के लिए यूज़ किया था। सो टीबी जो होगा वो हमारा टीबी नॉट से ज़्यादा होगा। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हमने डेल्टा टीबी रखा था, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हमें डिफरेंस निकालना है टेक्निकली। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा तो हमें मिला कि जो डेल्टा टीबी है वो डिपेंड कर रहा है ऑन मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके, कि जितना ज़्यादा मोलैलिटी होता है उतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एलिवेशन हो रहा है। तो फिर हम इसे रिप्लेस करते हैं एक कांस्टेंट से, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं के बी, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाले को खोल देते हैं, टी बी इज इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ ए। ये होता है मोलैलिटी, ठीक है। तो ये एक बार रिवाइज करते हैं, ये था मास ऑफ सोल्यूट, था मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट और ये होना चाहिए ग्राम्स में। फिर ये हमारा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट अब कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल सा तरीका सब चीज़ें डिफाइन करने का। तो तुम्हें के बी को डिफाइन करा, ठीक है, तो इसमें हम बाकी सारी चीज़ों को 1 ले लेते हैं, ये वाले फार्मूला को यूज़ करो। ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो कई बार, बट एक याद कर लो, मेरे को तो ये बेटर रहता है। तो इस फार्मूला के हिसाब से, ये वाला फार्मूला के हिसाब से के बी का जो वैल्यू होता है, के बी इज इक्वल्स टू टी बी डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो अगर हम एम को ले लेते हैं 1 मोलर, तो हमारा के बी क्या होगा, इक्वल टू डेल्टा टी बी। तो हम कह सकते हैं दैट के बी, दैट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी, ठीक है। तो इसको लिख लो, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी। और इसका हम यूनिट निकालते हैं, यूनिट हमने बोला कि के बी इज डेल्टा टी बी अपॉन एम। तो टी बी डेल्टा टी बी ये हो सकता है डिग्री सेल्सियस में, अगर मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, और एम यानी नीचे मोलर है, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, अगर मान लो केल्विन में ले लें तो केल्विन अपॉन मोलर ले सकते हैं, या फिर हम मोलर की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मोलर को हम क्या बोलते हैं, मोल पर केजी, है ना। तो अगर हम इसको इसमें मोल पर केजी डालते हैं तो यहाँ हो जाएगा मोल और यहाँ जाएगा केजी। तो इसका जो बनेगा होगा वो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल और केल्विन केजी पर मोल, ऐसा यूनिट बन जाएगा। और एक चीज़ याद करने की है कि के बी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5252 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब हम इसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम क्या करेंगे, एक जगह यहाँ बना लिया, यहाँ पर हमने लिखा वेपर प्रेशर वर्सेस हो गया ये टेम्परेचर, ठीक है। तो सोच के देखते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इधर देखो, ये मान लेते हैं ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कर्व, ये ए है, ये पॉइंट बी है, फिर एक यहाँ से मान लेते हैं सी और यहाँ डी। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, हमारी जो लाइन ए बी है वो है सॉल्वेंट के लिए, तो हम कह सकते हैं प्योर लिक्विड, प्योर स्टेट जो भी है, ठीक है। और सी डी जो हमारा है वो है सोल्यूशन के लिए। अब इसको समझो ये क्या हुआ, तो सोल्यूशन में हमारा जो देखो इनिशियल वेपर प्रेशर, इधर देखो इनिशियली वेपर प्रेशर हमारा इतना था, क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच कर जाता है। तो इनिशियली जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हमने देखा था कि पी नॉट ए जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू पी ए। तो पी नॉट ए देखो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये पी नॉट ए वाली वैल्यू है और ये पी ए वाली वैल्यू है, देखो है ना, इसका वेपर प्रेशर। फिर हम इसे हीट करेंगे तो हमें लाइक एक सर्टेन टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा। तो इस केस में हीटिंग जो होगी वो कम होगी, इस केस में हीटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा वेपर मतलब प्रेशर डिफरेंस है, तो बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के ज़्यादा हीटिंग आना होगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ ऐसे मूव किया और यहाँ पर ऐसे, तो ये देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो कंपैरेटिवली कम आएगा। समझे कि क्यों, हमारा जो टीबी था, हमने लिखा था ना कि जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, इसका मतलब ये है कि टीबी जो है वो ज़्यादा होगा टीबी नॉट के,
क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो हमारा प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर जो था वो ज़्यादा था, इनिशियल प्रेशर ज़्यादा था, इस वजह से देखो इस केस में हमारा इनिशियल प्रेशर ज़्यादा था, इस वजह से इसमें हीटिंग जो है वो कम इन्वॉल्व है, इस वजह से जो ये वाला हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा ये कम होगा कंपेयर टू जो सोल्यूशन बनने के बाद ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर गैप की वजह से। ये जो पॉइंट है हमारा इनिशियल वाला है और ये हमारा फाइनल वाला है, तो ये टीबी होगा। और डेल्टा टीबी, तो ये देखो ये होगा हमारा टीबी नॉट और ये होगा हमारा टीबी। तो हमारा डेल्टा टीबी जो एलिवेशन आ रहा है, जो इनके बीच का गैप आएगा वो होगा डेल्टा टीबी यहाँ। तो डेल्टा टीबी क्या होगा? टीबी माइनस टीबी नॉट होगा कि नहीं? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अभी स्क्रीनशॉट खींच लो, कर लो पहले तब तक। और एक ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब इससे पहले हम इसमें जाएं, हम पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कुछ बातें। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। इसका मतलब उस टेम्परेचर पे सिर्फ लिक्विड नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ सॉलिड नहीं एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि उस टेम्परेचर पे वो सॉलिड बन जाएगा अचानक से या फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब वो दोनों इक्विलिब्रियम होंगे, तो यानी दोनों ही स्टेट्स प्रेजेंट होंगे। तो और दूसरी बात, फ्रीजिंग पॉइंट होता है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो मैं अगर बोल रही हूँ तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोलूँगी, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोलूँगी। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि वाटर जब फ्रीज होता है, जब वाटर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, तो हमेशा लिक्विड के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारी लिक्विड और सॉलिड की स्टेट में इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम है। तो जब हम लिक्विड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बट जब हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सोच के देखो, यहाँ पर हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो सेम टेम्परेचर अगर हम लोग लिक्विड के हिसाब से बोलेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट है, और सॉलिड के हिसाब से बोलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट है। और अभी हम पढ़ ही रहे हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ही पढ़ेंगे। अब लेट करते हैं, लेट द फ्रीजिंग पॉइंट, हमने पहले भी करा था सेम टू सेम चीज़ बॉइलिंग पॉइंट के साथ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू TF नॉट। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? TF। और TF जो होता है वो TF नॉट से छोटा होता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको आगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? यानी अब सोच के देखो, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, जब हम उसका सोल्यूशन बना रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हमारा डेल्टा TF क्या है? TF नॉट माइनस TF। अगर अब आपको याद हो, हमने जो TB पढ़ा था, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB जो है दैट वाज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। तो कंफ्यूज मत करना, इसका नॉट वाला पार्ट इधर है, क्योंकि हमारा होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारा जो फाइनल होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो जैसे हम तो बेसिकली डिफरेंस निकालना चाहते हैं और कुछ नहीं, जो भी बड़ी वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट करना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि डेल्टा TB यानी हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे किसी कांस्टेंट से, सॉरी TF है, TF इज इक्वल्स टू KFM, ये होगी हमारी फॉर्मूला। या फिर अब हम इसमें मोलैलिटी को खोल भी सकते हैं पूरा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM। मोलैलिटी का सोचो क्या होगा? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA ग्राम्स में, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद है हम लोग KB को क्या बोलते थे? देखो हमने देखा था यहाँ पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और हमने अभी देखा KF क्या था? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और यह है इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF डॉट M। अब हम यहाँ से KF निकालते हैं, KF है डेल्टा TF अपॉन M। तो व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1 मोलल, KF इज इक्वल्स टू डेल्टा TF, ठीक है।
तो हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को? हम कह सकते हैं इट इज द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलर. इजी. इट इज द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर. अब इसका यूनिट समझते हैं. तो यूनिट निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूला है. तो डेल्टा टी एफ क्या होगा? डिग्री सेल्सियस होगा या फिर केल्विन होगा. और मोलैरिटी होगा मोल पर केजी. मोल पर केजी. तो इसको आप लिखोगे डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, और इसको हम मोलल भी लिख सकते हैं या फिर डिग्री सेल्सियस मोलल, सेम जैसा उसका यूनिट था. या फिर हम इसको लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, या फिर हम लिख सकते हैं केल्विन मोलल, केल्विन पर मोलल. ठीक है, ये लिख सकते हैं. अब जैसे हमने केबी वाटर का याद किया था 0.52 केल्विन केजी पर मोल, वैसे हमें केएफ भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नहीं दिया जाता डेटा और फिर हमें खुद से करना पड़ता है. केएफ फॉर वाटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल. अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के बारे में जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम अपना वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाते हैं. वाई एक्सिस पर हमारा वेपर प्रेशर होगा और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर. सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं. हमें ये पॉइंट है ए. अब ये हम जब टेम्परेचर घटाते जाएंगे, ये हमारा लिक्विड है, इसका टेम्परेचर घटाते जाएंगे, तो इस पॉइंट पे मान लो ये कन्वर्ट हो गया इनटू अ सॉलिड. तो ये इसका सॉलिड का एग्जिस्टेंस है और ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था. फिर हम एक और पॉइंट लेते हैं, ये हमारा हो गया ए बी. फिर हम एक और पॉइंट लेते हैं सी. ठीक है, सोच के देखो सी हम नीचे क्यों ले रहे हैं? सेम टेम्परेचर पे जो हमारा प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, ये होगा पी ए इज लेस देन पी ए नॉट, राइट. ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का होगा और ये हमारा सोल्यूशन का होगा, तो वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा ना. अब यहाँ से हम नीचे लेके जाएंगे इसको मीट करने के लिए, इस सॉलिड वाले स्टेट को मीट करने के लिए इसका जो टेम्परेचर होगा, तो सोच के देखो इसका जो टेम्परेचर पे ये मीट करेगा इसको क्या हम बोलेंगे? टी नॉट एफ. और इसका जिस टेम्परेचर पे मीट करेगा ये डी पॉइंट से टी एफ. ठीक है, और अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा टी एफ. ये हमारा होगा टी नॉट एफ, ये हमारा होगा टी एफ, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा टी नॉट एफ, डेल्टा टी एफ. इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा टी एफ. तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ. ठीक है, यही हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था सॉल्व ये. ठीक है, अब हम समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है. लाइक फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात ये समझते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों? इधर देखो, तो हमारे पास मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये. ठीक है, सबसे पहले ये हमारा नॉर्मल सोल्यूशन का है, 700 mmHg मान लेते हैं, mmHg, और हमारा 760 mmHg होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो हमें कितना हीट करना है? इतना हीट करना है, इतना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि वो उतना प्रेशर रीच कर जाए. तो मान लो हमने जो एनर्जी प्रोवाइड करी दैट इज इक्वल टू 1000 जूल्स. ठीक है, अब सेकेंड केस में हमने क्या किया? अब ये तो हमारा था क्या? प्योर सॉल्वेंट, बट हमने इस सॉल्वेंट के अंदर मान लो सॉल्ट डाल दिया और इसका सोल्यूशन बना दिया. अब इसका वेपर प्रेशर को क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो मान लो 700 की जगह 600 mmHg हो गया. ठीक है, सोल्यूशन का. अब क्या करेंगे? अब इससे अगर हम 100 जूल्स तक एनर्जी देते हैं और हीट करता है, तो यहाँ पर हमने एनर्जी दी 1000 जूल्स तक दी, तो ये रीच ही नहीं करेगा, है ना, ये भी रीच नहीं करेगा. मान लो हमें एक्स्ट्रा 200 जूल्स और देना पड़ता है ताकि ये फाइनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करे. तो क्योंकि हमारा पी ए इज लेस देन पी ए नॉट, दैट इज हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, तो इस वजह से हमें वो फाइनल चीज़ को रीच करने में मेहनत ज़्यादा लगी. जैसे मैंने बताया था एक बार पहले आइसोट्रोपिक मिक्सचर में भी कि हम मान लो रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट सोल्यूशन बनने की वजह से तुम पीछे से शुरू कर रहे हो रेस, तो तुम्हें एफ ज़्यादा भागना पड़ेगा ना. तो इस केस में ज़्यादा टेम्परेचर रेस करना पड़ेगा ना, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा. तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाएगा, यानी हमें ज़्यादा टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच कर जाए.
तो ये तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन का रीज़न। अब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन का रीज़न क्या होगा, सोच के देखो। अब हम समझते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का रीज़न। तो मान लेते हैं ये हमारा हमारा वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड, ये मान लेते हैं हमारा 500 mmHg है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसे टेम्परेचर लो करते हैं। तो मान लो ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा है, तो हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया टू 0 डिग्री सेल्सियस, हम वाटर मान के चल रहे तो। और इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है, इस टेम्परेचर पे वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में। तो वैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, है ना। अब हमारा ये तो नॉर्मल सॉल्वेंट का हो गया। अब अगर हमारे पास सोल्यूशन होता तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मान लेते हैं हमारा है 350 mmHg, ठीक है। अब हम इसे इतना लो करेंगे, तो इतना लो किया, ठीक है, उतना हमने वेपर प्रेशर में डिक्रीज करा। हमें क्या करना है इस केस में, देखो लास्ट केस में हमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करने में कितना टेम्परेचर तक जाना पड़ रहा है वो वाला बात था। इस केस में हमें वेपर प्रेशर में टोटल कितना डिक्रीज करना पड़ रहा है। इसमें मतलब जो कांस्टेंट चीज़ रहेगी वो है ये हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, ये चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी इतना हमने वेपर प्रेशर डिक्रीज करा, तो इस केस में भी हमें इतना ही डिक्रीज करना है जितना हमने पहले डिक्रीज किया था उतना ही। तो जितना वेपर प्रेशर में डिक्रीज होगा वो सेम रहना चाहिए, ठीक है, दोनों केसेस में। तो अब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इतना लेके गए नीचे, तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में। बट ये जो है ये टेम्परेचर, अब सोच के देखो, हम इसको इतना नीचे लेके गए तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो ये टेम्परेचर होगा से -2 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा डेल्टा TF क्या हो जाएगा इस केस में, 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। इतना डिफरेंस आया ना। तो समझिए इस केस में हमारा क्या हुआ, हमें पहले वाले केस में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसमें हमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करना है। उसको रीच करने के लिए देखो, पहले केस में हमारे पास यहाँ था, ये हमारा 700 था सॉल्वेंट का, तो हमने इसको रीच कराने के लिए इतना टेम्परेचर था। अब सेकंड केस में सोल्यूशन बन गया, तभी भी हमारा फाइनल गोल वही है, ठीक है। देखो ये एक ऐसी रेस है जिसमें तुम्हें एंड लाइन तक पहुंचना है। अब तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट पहले केस में ये था और सेकंड केस में ये था। ये एक ऐसी रेस है जिसमें बस तुम्हारा जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा वो मैटर करता है, समझे। इसमें लाइक तुम्हें बस 200 किलोमीटर भागना है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो, स्कूल से शुरू करो, किसी और से काफी दूर शुरू करो, फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें 200 किलोमीटर तक दौड़ना है। ये एक ऐसी रेस है, तो इसमें तुम्हें इतना डिफरेंस लाना है तुम्हारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में। तो हम इस केस में भी इतना ही डिफरेंस लेके आएंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में, यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो सेम रहेगा। तो इस केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज जितना हो रहा है वो सेम रह रहा है इसमें फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, समझे। तो अब एक एग्जांपल देते हैं कि जब ज़्यादा जम ज़्यादा जहाँ पर बर्फ़ होती है, जहाँ पर बर्फ़ आती है वहाँ पर ना रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। जब बर्फ़ होती है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सड़क पे बहुत सारा सॉल्ट डाल देते हैं, आइस के ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं। आइस के ऊपर सॉल्ट डालने से क्या होगा, सोच के देखो, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है क्या होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा उसका लोअर, यानी ये फ्रीज करना शुरू करेगा एट अ वेरी लो टेम्परेचर। अगर मान लो इनका जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसने कर दिया -7 डिग्री सेल्सियस, मान लो ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 5 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड ही एग्जिस्ट करेगा ना, 5 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा ना सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम हो गए, वो तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम शुरू होएगा और इसके बाद वो फिर सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगी, समझे। तो यहाँ पर हमने जब इसमें सॉल्ट डाल दिया तो उसका सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन बनने से फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया, इसका मतलब अब इसको और ज़्यादा ठंडा चाहिए जमने के लिए, तो ये सारा का सारा पिघल जाएगा। इस तरह से यूज़ किया जाता है। और हम सॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉल्ट इज लाइक इकोनॉमिकल, ठीक है। एक बार कैल्शियम सल्फेट भी यूज़ किया जाता है, अब हम शुगर वगैरह थोड़ा यूज़ करेंगे, कोई और सॉल्यूट क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि सॉल्ट बड़ा आराम से मिलता है और हमें बहुत सारा सॉल्ट चाहिए, इतना सारा इसके ऊपर डालने। तो ये कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इनका स्क्रीनशॉट खींच लो। 5 क्वेश्चंस हैं और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे और उसके बाद वहां से मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी और फिर हम उसकी नेक्स्ट क्लास में हम वो सारे ये वाले और वो वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।